A very good morning to all of you and welcome you again another session of biology class. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीबॉडी. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीबॉडी. ठीक है, एंटीबॉडी. और इस एंटीबॉडी में हमारा जो कंटेंट्स जो है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो ये देखेंगे कि एंटीबॉडी क्या होता है. व्हाट इज एंटीबॉडी. ठीक है, व्हाट इज एंटीबॉडी. इसके बाद एंटीबॉडी का हम स्ट्रक्चर देखेंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे. इसके बाद एंटीबॉडी का हम टाइप्स देखेंगे. ठीक है, एंटीबॉडी का टाइप्स देखेंगे. और साथ में एक और आर्टिफिशियल एंटीबॉडी होता है जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं. ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे. ठीक है, अभी 2021 के जो एग्जाम जो हुआ है, 12वीं का जो एग्जाम मतलब हुआ तो नहीं है बोर्ड एग्जाम, लेकिन उनका जो असाइनमेंट जो है उस असाइनमेंट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. ठीक है, एंटीबॉडी की संरचना पूछा गया है. तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है टॉपिक. और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस जो है ये टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी से भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा नीट के एग्जाम में बनता है. ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक देखेंगे. और साथ में एंटीबॉडी का फंक्शंस वगैरह भी है ना. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और देयर फंक्शंस. ठीक है, इनके क्या क्या कार्य है, फंक्शंस है, इनके बारे में हम देखेंगे. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एंटीबॉडी से. ठीक है, व्हाट इज एंटीबॉडी. ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या है. ठीक है, तो यदि एंटीबॉडी को हम डिफाइन करें, ठीक है, एंटीबॉडी को हम डिफाइन करें तो जनरली देखा जाए तो एंटीबॉडी जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव केमिकल्स होता है. ठीक है, प्रोटेक्टिव केमिकल होता है. ठीक है, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जो एंटीबॉडी जो होता है वो केमिकल फॉर्म में कैसा होता है. मैं आगे जस्ट बताऊंगा आपको. ठीक है, तो एंटीबॉडी जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव केमिकल्स होते हैं. ठीक है, प्रोटेक्टिव केमिकल्स होते हैं. और इनकी निर्माण या जो उत्पत्ति जो होता है, ठीक है, इनकी उत्पत्ति या निर्माण जो होता है ना, ये कैसे होता है निर्माण. सेल्स के द्वारा होता है, सेल्स. और उस सेल को क्या बोलते हैं, इम्यून सेल कहा जाता है. ठीक है, इनकी उत्पत्ति जो होता है वो इम्यून सेल के द्वारा होता है. इम्यून सेल के द्वारा तो होता है, लेकिन कैसे होगा. ठीक है, इसका एक कंडीशंस होता है. ठीक है, जैसे कोई भी एंटीजेंस जो होता है, ठीक है, कोई भी एंटीजेंस है, मान लीजिए ये एंटीजेंस है. ठीक है, ये एंटीजेंस हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करता है. ठीक है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एक रेस्पॉन्स पैदा करेगा. रेस्पॉन्स. ठीक है, ये टॉपिक भी है रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना. तो कोई भी एंटीजेंस जो होता है ना, वो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो रेस्पॉन्स देता है इस एंटीजन के प्रति. तो एंटीजन के प्रति जब रेस्पॉन्स देता है तो हमारा जो इम्यून सेल्स जो होते हैं, जनरली यहाँ पर मेन जो रोल निभाता है इम्यून सेल्स में बी सेल या जो प्लाज्मा सेल जो होता है वो, तो ये इम्यून सेल्स क्या करते हैं, एक केमिकल्स या एक प्रोटेक्टिव केमिकल्स
प्रोड्यूस करता है, जिसे ही एंटीबॉडी कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर। और एंटीबॉडी के लिए ये जो एंटीबॉडी जो है इसको शॉर्टकट में एबी भी कहा जाता है, एंटीबॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी जो होता है केमिकली इन नेचर, ठीक है, केमिकली देखा जाए नेचर में, है ना, केमिकली, ठीक है, केमिकली नेचर वाइज देखा जाए, है ना, तो ये क्या होता है, ग्लाइको प्रोटीन से, ग्लाइको मतलब ग्लोब्यूलिन होता है ये। ठीक है, ग्लोब्यूलिन होता है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन होता है, या इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है, याद रखिए, ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। और ये जो एंटीबॉडी जो होता है, ठीक है, एंटीबॉडी जो होता है वो इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अनदर नेम, अन्य नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम। ठीक है, और इस एंटीबॉडी का जो अन्य नाम जो है, जिसे इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। और इस इम्यूनोग्लोबिन के लिए एक शॉर्ट टर्म मतलब यूज किया जाता है। ठीक है, और जिसे कहा जाता है आईजी कहा जाता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी को शॉर्टकट में आईडी भी, एबी भी बोलते हैं, आईजी भी बोलते हैं, और इसको एक अन्य नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, इसलिए इसको आईजी कहा जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी जो होता है वो केमिकली नेचर में वो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लोब्यूलिन से वो बना हुआ रहता है वो। ठीक है, ठीक है ना, तो ठीक है, क्लियर। एक बार और देख लीजिए कि एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोटेक्टिव केमिकल्स होते हैं, जो बी सेल, या जो इसको इसे ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल भी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा सेल के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। और प्लाज्मा सेल के बारे में मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि प्लाज्मा सेल जो होता है, जिसे एंटीबॉडी क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी का फैक्ट्री कहा जाता है प्लाज्मा सेल को। ठीक है, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि ये जो प्लाज्मा सेल्स जो होता है वो 2000, ठीक है, 2000 मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडी का पर सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में जो एंटीबॉडी जो होता सॉरी जो प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो 2000 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जनरली एंटीबॉडी का जैसे ये एंटीबॉडी होता क्या है, एंटीबॉडी की प्रकृति कैसे होता है, केमिकली रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, तो ग्लोब्यूलिन या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होता है। ठीक है, तो ये क्लियर ना यहाँ तक। ये पूरा फैक्ट है ना, मैंने फैक्ट बताया, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया है, मैंने सिंपल से इसको पूरा फैक्ट बताया है। और आपको फैक्ट ही याद रखना है, क्योंकि नीट एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट ही पूछा जाता है, ज्यादा इधर उधर नहीं पूछा जाता उसमें। ठीक है, ठीक है, तो अगला हमारा अगला कंटेंट्स है इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रतिरक्षी का संरचना। ठीक है, प्रतिरक्षी का संरचना यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो एंटीबॉडी जो होता है इनकी शेप की बात किया जाए, ठीक है, एंटीबॉडी की इनकी जो संरचना जो होता है,
तो इनका वाई आकार की संरचना होती है, वाई शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, वाई आकार आकृति होता है, ठीक है, वाई के शेप होता है, ठीक है, एंटीबॉडी इज वाई शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वाई शेप स्ट्रक्चर में यदि हम देखेंगे तो ये इस तरह से संरचना आपको देखने को मिलेगा। वाई मतलब ये वाई ऐसा है ना, तो ऐसा है, तो देखिए एक संरचना बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, और ये ऐसा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, ठीक है, ये ऐसा, और ये आपको ऐसा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ये वाला ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा, और ठीक है, ऐसा संरचना रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको अलग अलग कलर में शो कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला अलग से है, ठीक है, ये वाला भी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अमाइनो एसिड के चैन से ये पूरा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, ऐसा संरचना रहता है, ठीक है, और एक साइड में भी ऐसा रहेगा संरचना, ठीक है, और सेम इधर भी रहेगा, सेम प्रोसेस, और ये यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है, मैं ऑलरेडी इस डायग्राम कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा, ये वाइस से भी स्ट्रक्चर इस बारे में है ना, पहले थोड़ा सा इसको पूरा कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है, ये इधर से अटैच रहेगा, ठीक है, और ये यहाँ से जुड़ जाएगा, थोड़ा पास हो गया है, ये यहाँ से, और ये यहाँ से जुड़ जाएगा ये, ठीक है। तो ये इस तरह से वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, ठीक है। ठीक है, और
ये टेट्रा पेप्टाइड से बना हुआ रहता है ये, ठीक है, वाई से भी स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये टेट्रा पेप्टाइड होता है ये, ठीक है, कैसा होता है, टेट्रा पेप्टाइड होता है संरचना, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइट चैन कहा जाता है इसको, ठीक है, इसके लिए लाइट चैन यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, लाइट चैन होता है, ये वाला आपकी संरचना जो दिख रहा है इतना लाइट चैन है ये, ठीक है। और ये जो नीचे की ओर जो दिख रहा है इसको हैवी चैन कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइट चैन और हैवी चैन कहते हैं, ठीक है। तो ये हैवी चैन है और ये वाला लाइट चैन है, ठीक है। तो लाइट चैन भी दो भागों में दो रीजन्स होते हैं इनका, ठीक है। आपको एक रीजन जो दिख रहा है ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो रीजन जो दिख रहा है इस रीजन को एक्चुअली वेरिएबल रीजन्स कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अच्छा इस पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो रीजन्स जो दिख रहा है ये वाला मतलब ये जो दिख रहा है ना ये भी लाइट चेन है और ये भी लाइट चेन है ना, और ये भी हैवी चेन है, मतलब दो पाए जा रहे हैं ना, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दो क्या होता है, दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, ठीक है ना, दो हैवी और दो लाइट चेन होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है ये यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसको वेरिएबल रीजन कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन कहते हैं, ठीक है। और ये हैवी और ये हैवी, तो यहाँ पर मैं ना लिख के यहाँ पर लिख रहा हूँ। और ये वाला जो संरचना आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसको कांस्टेंट रीजन कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन लाइट चेन में हो गया और ये हैवी चेन हो गया, ठीक है। तो हैवी चेन में भी ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है ये वाला पॉइंट ये भी कांस्टेंट रीजन ही होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो संरचना जो दिख रहा है गैप, ये वाला जो जगह जो दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर एंटीजन्स जो होता है वो वहां पर जुड़ता है, वहां पर एंटीजन्स, ठीक है। तो इसलिए ये वाले रीजन को एंटीजन बाइंडिंग साइट कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहा जाता है, ठीक है। और इसको भी एंटीजन बाइंडिंग साइट कहा जाता है। जो एंटीजन कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो होता है ना, वो एंटीबॉडी यहीं से एंटीजन से साथ अटैचमेंट रहता है वो, ठीक है। तो इससे बारे में थोड़ा और बताऊंगा आपको। तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में पहला पॉइंट कि ये वाई शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ये टेट्रापेप्टाइड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो क्या है, हैवी चेन है और दो लाइट चेन है, इसलिए मैंने H2L2 लिख दिया है ना, दो हैवी चेन और दो लाइट चेन होता है इसमें, है ना, ये 1 और 2, दो हैवी 1 2 दो लाइट चेन, ठीक है, सॉरी ये हैवी और ये लाइट चेन, ठीक है। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर टेट्रापेप्टाइड है, मतलब सिंपल सा है कि ये पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ रहता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड है। और ये पॉलीपेप्टाइड जो होता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, याद ना, जैसे कि एस है ना, सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है और ये सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और जितने भी लाइट चेन जो दिख रहा है आपको, ये जो लाइट चेन जो है, ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर कि ईच, क्योंकि 1 और 2 दो लाइट चेन है, तो ईच प्रत्येक जो लाइट चेन जो होता है ना, वो 214 अमाइनो एसिड से बना रहता है, याद रखिएगा, ठीक है, 214 अमाइनो एसिड से बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 214 अमाइनो एसिड बना हुआ है। तो इसमें जो वेरिएबल रीजन्स जो दिख रहा है, ये वाला जो वेरिएबल रीजन्स जो होते हैं, ठीक है, वो 108, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ 100, टोटल 108 अमाइनो एसिड से बना रहता है,
ठीक है। वेरिएबल रीजन जो होता है वो टोटल 108 अमाइनो एसिड से बना होता है, जबकि ये जो कांस्टेंट वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, वहां पर भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट वाला जो रीजन जो होता है वो बना रहता है 109 से लेके 214 तक, ठीक है। इसीलिए मैंने टोटल यहाँ पर कहा कि जो लाइट चेन जो होता है ना, 214 अमाइनो एसिड से बना होता है, जिसमें इसका वेरिएबल वाला जो रीजन है वो टोटल 108 अमाइनो एसिड, और जो कांस्टेंट वाला जो रीजन है, ये कांस्टेंट वाला जो है वो 109 से लेके 214, ठीक है। आगे की जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेन, ठीक है, तो 109 से 214 अमाइनो एसिड से बना हुआ रहता है ये, ठीक है। और वही बात यदि इस हैवी चेन की बात किए तो ये हैवी चेन भी अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, जहाँ पे 440 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है। तो पूरा क्योंकि अमाइनो एसिड है, ठीक है, अमाइनो एसिड, ठीक है, ये अमाइनो एसिड है, और इस अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि एंटीबॉडी जो होता है वो ऑलरेडी एक प्रोटीन ही है, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोटीन ही है वो, ठीक है। तो ये जस्ट इनके संरचना के बारे में हुआ, एंटीबॉडी के संरचना के बारे में, ठीक है, ठीक है। इतना ही याद रखना, और ज्यादा एग्जाम के बेस तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक सेकंड ना, एक सेकंड। ठीक है, तो अगला आगे हम देखते हैं टाइप्स, ठीक है। अगला कंटेंट्स में हमारा है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, प्रतिरक्षी के प्रकार, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो एंटीबॉडी 5 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी जो होता है वो 5 प्रकार के पाया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ठीक है। पहला वाला जो एंटीबॉडी जो होता है, ठीक है, आपको शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं, GAMED, गेम, गेम जानते हो, गेम मतलब खेल होता है, ऑलरेडी डी जोड़ दो, गेम्ड हो गया, ठीक है। तो पहला वाला होता है IgG, ठीक है। सेकंड वाला होता है IgA, ठीक है। थर्ड वाला होता है IgM, फोर्थ नंबर पे होता है IgE, और 5th नंबर में है IgD, ठीक। तो ये 5 प्रकार के होता है एंटीबॉडी जो होता है वो, ठीक है। यहाँ पर इसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका पूरा नाम है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, ठीक है। जी का मतलब होता है गामा, ठीक है।
तो इम्यूनोग्लोबिन गामा ए से यहाँ पर हो जाएगा अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, एम का मतलब होता है म्यू होता है, इम्यूनोग्लोबिन म्यू होता है, और ई का मतलब होता है एप्सिलॉन, ठीक है, और डी का मतलब होता है डेल्टा, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन गामा, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन म्यू, इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन और इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा। तो ये इस तरह से 5 अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। तो सभी अमाइनो एसिड के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नेट के एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे है IgG, ठीक है। IgG, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट कि IgG होता है, ठीक है, ये IgG जो होता है ये एक मोनोमर होता है, ठीक है। इनका जो संरचना जो होता है वो मोनोमर संरचना होता है, ठीक है। तो मोनोमर संरचना होता है ये, ठीक है, मतलब मोनोमर संरचना होता है, मतलब इसको बोल सकते हैं H2L2, मतलब 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन रहता है, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण अमाइनो एसिड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण एंटीबॉडी है ये, मतलब इम्यूनोग्लोबिन है वो सबसे इंपॉर्टेंट अमाइनो मतलब इम्यूनो क्या है, एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। ये सबसे छोटा अमाइनो एंटीबॉडी है, सॉरी, ठीक है, ये सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा एंटीबॉडी है ये, ठीक है। IG जो होता है पहला पॉइंट, ये मोनोमर होता है, ये मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी होता है, ठीक है, और ये सबसे छोटा एंटीबॉडी होता है ये, ठीक है। और आपसे कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा एंटीबॉडी है, वो कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा से पास करता है, प्लासेंटा से गुजरता है। तो आपको मैंने कुछ पिछले लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में भी बताया था, है ना। तो ये वाला जो एंटीबॉडी सबसे छोटा है, इसीलिए ये वाला जो एंटीबॉडी जो होता है ये प्लासेंटा से पास कर लेता है, ठीक है। प्लासेंटा जो होते हैं, ठीक है, इस प्लासेंटा से ये क्या करते हैं, गुजरता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, ठीक है। तो एंटीबॉडी IgG जो होता है वो प्लासेंटा से क्या करते हैं, गुजरते हैं ये, ठीक है। ये वाला IgG जो होता है वो किस समय ये इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण का होने का 2 कंडीशंस होता है। इसका निर्माण किस समय होता है, ठीक है। तो पहला उस समय होता है, ठीक है, जब मान लीजिए RH फैक्टर्स जानते हैं, RH फैक्टर, ठीक है, यहाँ पर इस प्रोसेस होता है RH फैक्टर, ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। मतलब इसका मतलब ये है, RH फैक्टर तो ऑलरेडी जानते हैं, वो भी एक प्रोटीन सी होता है। यदि किसी में मतलब माता पिता और जो फादर्स होते हैं, यदि किसी में RH प्लस RH पाया जाता है तो RH पॉजिटिव होता है, और जिसमें RH नहीं पाया जाता वो RH है ना, तो RH प्लस और RH माइनस होता है, ये प्रोटीन्स होता है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए माँ है और बच्चे हैं, है ना, माँ में भी RH फैक्टर्स पाया जाएगा और जो बेबी है उनमें भी पाया जाएगा। तो माँ और बेबी के जो RH फैक्टर्स जो होते हैं, यदि वो वहां पर मैचिंग नहीं करते हैं, है ना, तो उस समय
ठीक है, उस समय वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। तो जहां पर RH फैक्टर्स जो होता है मैचिंग नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए, ठीक है, ये माँ है और ये बेबी है, ठीक है, माँ और बेबी है। तो मान लीजिए इनके पास RH प्लस है और यहाँ पर RH माइनस होगा, ठीक है, तो इसको इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये RH प्लस हो गया, ये RH प्लस बेबी के में दोनों के में हो गया, ठीक है, या मान लीजिए माँ के में RH माइनस हो गया और बेबी के में भी RH माइनस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कंपेटिबिलिटी हो जाता है। तो कंपेटिबिलिटी यदि ऐसा होता है तो कई बार क्या होता है कि पहला जो बच्चा जो होता है उस दौरान पहला बच्चा है और पहला बच्चे में जैसे ऐसा होता है तो उसमें तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा, लेकिन यदि सेकंड टाइम फिर से सेकंड बेबी के समय फिर से यदि यहाँ पर कंपेटिबिलिटी हो जाता है, मैचिंग हो जाता है, तो वो क्योंकि उनके प्रति वो एंटीबॉडी ज्यादा फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, IgG नहीं होता है वहां पर निर्माण, तो इस दौरान जो बच्चे जो होता है वो गर्भ से बाहर चला जा सकता है, मतलब वहां पर मिसकैरेज हो जाता है ना। ऐसे कंडीशन में जो प्रेग्नेंट लेडी जो होता है उनका मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है, गर्भपात एबॉर्शन हो जाता है वो नेचुरल तरीका से, ठीक है। तो ये पहला तरीका हुआ, ठीक है। सेकंड तरीका उस समय होता है जब हमारे बॉडी में, है ना, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, सेकेंडरी इम्यून, ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जब देता है तो IgG का निर्माण होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी पैथोजेंस जो होता है, कोई भी पैथोजेंस जब होता है, जब उस पैथोजन के संपर्क में हमारा बॉडी जब आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उनके प्रति जो रिस्पॉन्स देता है उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट सबमिटिंग हो रहा है। अब वो बीमारी से आप मान लीजिए ठीक हो गए, 15 दिन 20 दिनों में ठीक हो गए, उसके बाद मान लीजिए वही वायरस वही बैक्टीरिया वो फिर से आपके ऊपर अटैक करता है, तो वो जो सेकंड टाइम जो हमारा इम्यून जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है उनके प्रति जो रेस्पॉन्स देगा उसको सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कहा जाता है, ठीक है। और इस दौरान आपको मैंने बताया था कि प्लाज्मा सेल्स जो होता है वो मेमोरी सेल्स रहता है, उस मेमोरी सेल्स जो होते हैं उनको उस सेल्स को इकट्ठा करके रखते हैं उस एंटीजन प्रति, तो सेकेंड टाइम में वो जल्दी जो बीमारी जो होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है ना। तो IgG जो होता है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के समय और RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी के समय ही ये इसका ओरिजिन उत्पत्ति होता है, निर्माण होता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला आते हैं। सेकंड वाले को कहा जाता है IgA, ठीक है, अल्फा, ठीक है, अल्फा एंटीबॉडी होता है, ठीक है। इसका नेचर जो होता है, ठीक है, वो डाइमर होता है, याद रखिएगा। इनका संरचना जो होता है वो डाइमर संरचना होता है, ठीक है। यहाँ पर डाइमर संरचना है, मतलब इसमें 4 हेवी चेन होगा और 4 लाइट चेन होगा, ठीक है। तो डाइमर है, तो जैसे कि मान लीजिए ये वाई शेप है, मान लीजिए ये पहला एंटीबॉडी, ठीक है, ये सेकंड वाला एंटीबॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला वाला एंटीबॉडी जो होता है वो सेकंड वाले एंटीबॉडी के बॉडी के साथ ऐसा अटैचमेंट रहता है, ये ऐसा यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको 4 हैवी हो गया, इसके पास 1 2 और ये 1 2 4 और लाइट चेन, ठीक है, ये 1 2 और ये 1 2, ठीक है। तो इसलिए इसको डाइमर कहा जाता है, ठीक है। इस एंटीबॉडी का एक और नाम है सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहा जाता है, सेक्रेटरी एंटीबॉडी,
ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा एंटीबॉडी है जिसे सेक्रेटरी एंटीबॉडी कहा जाता है, स्त्राविक प्रतिरक्षा। ठीक है, तो इसको सेक्रेटरी बॉडी इसलिए कहा जाता है कि जहां पर हमारे बॉडी के, जहां पर मतलब हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी हमारे शरीर से जो जो मटेरियल्स स्त्रावित करता है, स्त्रावित मटेरियल्स होते हैं, उन स्त्रावित मटेरियल्स में ये जो IgA जो एंटीबॉडी जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये स्त्रावित द्रव की बात करें, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये वाला एंटीबॉडी जो होता है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी से सबसे पहले, हम मनुष्य की इस बॉडी से सबसे पहले स्त्रावित जो होता है वो होता है कोलोस्ट्रम, कहा जाता है कोलोस्ट्रम। ठीक है, और ये कोलोस्ट्रम जो होता है, ठीक है, वो ब्रेस्ट मिल्क में होता है। ब्रेस्ट जो मिल्क होते हैं, माँ के जो दूध जो होते हैं, है ना, ब्रेस्ट मिल्क जो बच्चे को फीडिंग कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तो ये यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आंसू होता है। आंसू, आंसू स्रावित होता है हमारे शरीर से, तो आंसू में पाया जाता है। ठीक है, और क्या स्रावित होता है, ठीक है, वीर्य स्रावित होता है, नर में पाया जाता है, वीर्य स्रावित होता है। ठीक है, अच्छा, और क्या स्रावित होता है, पसीना आता है, पसीना। ठीक है, पसीना हो गया, आंसू हो गया। ठीक है, और क्या होता है जी, क्या बोलते हैं, हाँ, यूरिन हो गया कुछ मात्रा में, है ना, कुछ मात्रा में, एकदम सम क्वांटिटी अमाउंट में जो मूत्र जो होता है, ठीक है, यूरिन में भी ये पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या बच गया, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा श्लेष्मा स्रावित होता है ना, तो ये इनकी कुछ मात्रा जो होती है वो श्लेष्मा में भी ये पाई जाती है ये। ठीक है, और ये ठीक है, इतना हो गया। इनके फंक्शन के बारे में देखे, इनका कार्य के बारे में देखे, है ना, फंक्शंस, तो ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, सुरक्षा देता है। ठीक है, कैसे सुरक्षा देता है, सुरक्षा उस स्थिति में देता है कि मान लीजिए कोई भी इन्फेक्शन जो है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन है वो मुंह के द्वारा अंदर में प्रवेश करता है या सांसों के माध्यम से। ठीक है, या सांसों के माध्यम से, जब ये शरीर में ये जो इसके माध्यम से कोई भी पैथोजन जो होता है वो शरीर के अंदर में प्रवेश करता है ना, तो उसके प्रति जो IgA जो एंटीबॉडी जो होता है वो उनसे क्या करते हैं, रक्षा करता है। ठीक है, ठीक है, और एक पॉइंट और इसके लिए, इसको कैप्रो एंटीबॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, कैप्रो एंटीबॉडी भी कहा जाता है। कैप्रो एंटीबॉडी इसलिए कहा जाता है कि ये जितने भी सेक्रेटरी मटेरियल्स जो होते हैं, उसी तरह जो एक्सक्रेटरी जो मटेरियल्स जो होते हैं उनमें ये मौजूद होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कैप्रो एंटीबॉडी भी कहा जाता है इसको। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, IgD। ठीक है, IgD जिसे इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा कहा जाता है, और इम्यूनोग्लोबिन जो डेल्टा जो होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, मोनोमर होता है ये। ठीक है, मोनोमर। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी मोनोमर होता है। ठीक है, ये वाला एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी डी जो होता है, ठीक है, ये बी सेल या जो
प्लाज्मा सेल जो होता है, ठीक है, इस प्लाज्मा सेल के सतह पर पाए जाते हैं। इससे बारे में बस इतना याद रखना कि आईजीडी एंटीबॉडी जो होता है वो बी सेल के सरफेस में पाया जाता है। कैसे बी सेल के सरफेस में पाया जाता है, चलिए देखिए, मान लीजिए ये है, चाहे ये प्लाज्मा सेल है, ठीक है, तो इस प्लाज्मा सेल के ये सरफेस में ये पाया जाता है सर। ठीक है, तो इसको चलिए आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, तो ये बी सेल रिसेप्टर होता है। इसी बी सेल रिसेप्टर के फॉर्म में यहाँ पर एंटीबॉडी पाया जाता है, और ये हम इनको बना लिए, यहाँ पे कोई भी एंटीजेंस, ठीक है, ये यहाँ पर आके बाइंड कर लेता है, या कोई भी एंटीजेंस जो होता है, बैक्टीरिया वगैरह होता है, ये जो एंटीबॉडी जो होता है ऐसे बाइंड करता है ना, ये से एक में बाइंड करता है। तो ये जो आपको बी सेल रिसेप्टर जो दिख रहा है, इसी बी सेल रिसेप्टर्स के जो सरफेस जो होता है, यही एंटीबॉडी है जो बी सेल रिसेप्टर के रूप में काम करता है। सिंपल सी बात है कि जो आईजीडी जो होता है वो बी सेल रिसेप्टर के रूप में काम करता है, वो प्लाज्मा सेल के सरफेस में पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं आईजीई, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन एंटीबॉडी जो होता है, इसके बारे में सिंपल सा कि ये भी मोनोमर ही होता है, ये ठीक है, मोनोमर होता है। ये उस समय स्त्रावित होते हैं बॉडी में, उस समय काम करते हैं कि हमारे बॉडी में कोई भी एलर्जी रिएक्शन होता है, ठीक है, एलर्जी जो होता है, एलर्जी रिएक्शंस जब होता है हमारी बॉडी में, तो उस समय ये वहां पर उत्पन्न होते हैं, कार्य करते हैं, और ये एलर्जी रिएक्शंस जब होते हैं, है ना, तो इस एलर्जी रिएक्शन के फलस्वरूप जब वहां पर एलर्जी कॉज कर लेता है, तो यहाँ से एक पदार्थ सीक्रेट होते हैं जिसे कहा जाता है हिस्टामिन कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, हिस्टामिन कहा जाता है, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही, इससे ज्यादा और नहीं, ठीक है, कि एलर्जी रिएक्शन के समय सीक्रेट होते हैं, हिस्टामिन पदार्थ स्रावित करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बच गया आईजीएम। आईजीएम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पेंटामर होता है, ये पेंटोमर, ठीक है। पेंटोमर का मतलब होता है कि यहाँ पर 5 एंटीबॉडी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 1 एंटीबॉडी हो गया, ठीक है, ये सेकंड वाला एंटीबॉडी हो गया, ये थर्ड वाला एंटीबॉडी, ये 4th एंटीबॉडी, और ये 5 एंटीबॉडी, और ये आपस में यहाँ पर क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है आईजीएम जो होता है वो क्या होता है, पेंटोमर होता है, ठीक है। और इसको, ठीक है, ये पेंटामर होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोग्लोब्यूलिन भी कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, माइक्रोग्लोब्यूलिन्स भी कहा जाता है, और इनका जो वेट जो होता है वो ज्यादा होता है, और इसका जो निर्माण जो होता है, ठीक है, इस एंटीबॉडी का जो निर्माण जो होता है वो प्राइमरी रेस्पॉन्स के समय होता है, प्राइमरी इम्यून, ठीक है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के समय इस एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ये, ठीक है। और ये उस समय भी प्रोड्यूस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में कि जब एबीओ जो ब्लड ग्रुप जो होता है, इस ब्लड ग्रुप में जब इनकम्पेटिबिलिटी जब होता है, ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी के समय ये उत्पन्न होता है। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब मान लीजिए बच्चे का बी पॉजिटिव है तो माँ का ए पॉजिटिव हो सकता है ना, बच्चे का बी है तो माँ का भी बी हो, है ना, तो इस तरह से सेम नहीं होता है, तो यहाँ पर इनकम्पेटिबिलिटी में जो आईजीएम जो होता है वो इनकम्पेटिबिलिटी में हेल्प करता है। और यदि मान लीजिए कंपेबिलिटी हो गया तो कंपेबिलिटी हो गया तो वहां पर एंटीबॉडी जो आईजी होता है, आईजीजी होता है, जो वहां पर काम करता है,
ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही। बाकी जो आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बच गया है वो अगला रेस्पॉन्स इम्यून रेस्पॉन्स वाली क्लास में उसको दोनों को एक साथ बताऊंगा आपको, ठीक है।